वृंदा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। वृंदा के दादाजी वृंदा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें वृंदा की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी वृंदा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में वृंदा का ससुराल ढूंढते हैं, लेकिन वृंदा को शादी नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी वृंदा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल तक राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते वृंदा के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख वृंदा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली वृंदा बिटिया को फोटो देखकर ही उन्होंने वृंदा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा आदित्य आ गया। आदित्य ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। आदित्य के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से आदित्य और वृंदा के संबंध के लिए पेशकश की। वृंदा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। आदित्य को वृंदा बहुत पसंद थी, लेकिन आदित्य की माँ आदित्य की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन आदित्य के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर आदित्य और वृंदा की शादी हो गई। ससुराल में वृंदा के सास ससुर, आदित्य के बड़े भैया भाभी और वृंदा की ही उम्र की एक ननद थी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण वृंदा ने घर में सबके दिलों में जगह बना दी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह वृंदा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही आदित्य ने वृंदा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन वृंदा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। वृंदा की ननद जरूर उसकी माँ से वृंदा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। वृंदा और आदित्य को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय वृंदा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। वृंदा का दर्द वृंदा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में वृंदा को समझाने वाला कोई नहीं था, और आदित्य और उनके पापा ने वृंदा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन सरोजनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा, और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत जरूरी है। खैर,
ना चाहते हुए भी वृंदा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ सरोजिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में सरोजिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में सरोजिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने सरोजिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगे? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी सरोजिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सरोजिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? सरोजिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी सरोजिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। सरोजिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले सरोजिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से हम किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। सरोजिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।